गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में चलेंगे और पॉलिटिकल हिस्ट्री पे हम लोगों ने पेपर 1 एंड पेपर 2 देखा था BA थर्ड ईयर के लिए। नाउ वी विल सी द पेपर 3 दैट इज़ नोन एज द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो प्रोबेबल क्वेश्चन बात करेंगे BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए। चलिए यूनिट 1 में जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल सबसे ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वह आपका है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति और उसका क्षेत्र क्या है। तो पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति और क्षेत्र, आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी सिद्धांत, रियलिस्टिक थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। तो आ सकता है राइट नोट या आ सकता है कि थ्रो लाइट ऑन द रियलिस्टिक थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आपका हो जाए रियलिस्टिक मतलब हो गया यथार्थवादी सिद्धांत। ठीक, इस पे आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी सिद्धांत, पूरा ऐसे लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी सिद्धांत, रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ से एक और पढ़ सकते हैं, वह है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका, जो आपका रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसे कर सकते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका। ठीक, तो 3 आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका, नॉन स्टेट एक्टर्स है, अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक, यूनिट 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वह एक तो आता है कोल्ड वार। हाँ, कभी कभी आता है कोल्ड वार एंड इट्स प्रोसेस, कभी कभी आता है कोल्ड वार एंड द कंसेप्ट ऑफ देतांते। कोल्ड वार क्या है और देतांते की अवधारणा क्या है, उस पर एक निबंध लिखिए। तो कोल्ड वार आए तभी आप देतांते की अवधारणा लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोल्ड वार, शीत युद्ध, कोल्ड वार और देतांते की अवधारणा पर प्रकाश डालिए या टिप्पणी लिखिए। देतांते जो है ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है तनाव शिथिलता। ठीक है, इसका मतलब होता है डिटेंस, तनाव को शिथिल करना। जो बाइपोलर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड के बाद विश्वव्यापी दृष्टिकोण से जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, अमेरिका की तरफ से, रसिया की तरफ से, साम्यवादी और पूंजीवाद बनाम जो एक बाइपोलर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड शुरू हुआ, दो ध्रुवीय विश्व की अवधारणा। तो उसी में बाद में एक विचारधारा है देतांतिक की अवधारणा, ताकि सामान्य मुद्दों पर विश्व जो है कम से कम शांति के मुद्दे पे, सार्वभौमिक सुरक्षा के मुद्दे पे, आज के मुद्दे पे, तो कम से कम पूरे विश्व के लोग जो हैं एक मंच पर रहें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण सकता है, वैश्वीकरण क्या है और इसका तृतीय विश्व पर प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड शब्द का पहली बार प्रयोग किया है अल्फ्रेड साबी ने। ठीक, तो तीसरा आपका हो सकता है वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण क्या है तथा इसका तृतीय विश्व के देशों या तृतीय विश्व पर प्रभाव।
तो एक विस्तृत निबंध यहाँ पे हो सकता है पूरा पूरा कि तृतीय विश्व परिषद का क्या प्रभाव है, उसके लिए क्या इसकी भूमिका है, ये सब। चौथा इसमें अगला क्वेश्चन हो सकता है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। समकालीन विश्व में विकासशील देशों की समस्या की विवेचना कीजिए। तो समकालीन विश्व में विकासशील देशों, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, विकासशील देशों की समस्याओं पर, हाँ, की सुरक्षा की समस्याओं पर, देशों की सुरक्षा समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। और अगले यूनिट में आप क्वेश्चन याद कर लीजिए, गुट निरपेक्षता और उसमें भारत की भूमिका, नॉन अलाइनमेंट। गुट निरपेक्षता शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया है वह आपका माइकल ड्रेसर मानते हैं, किसी बीपी मेनन ने यूएनओ में शुरू किया था, प्रयोग किया था। इसे पहले करते थे, इसका नाम था गुटों का न अनुसरण करने वाली नीति, बाद में इसका नाम हो गया गुट निरपेक्षता। ठीक, फिर बाद में नाम के रूप में इसका आंदोलन चला। गुट निरपेक्षता और भारत की भूमिका, नॉन अलाइनमेंट एंड द रूल ऑफ इंडिया। गुट निरपेक्षता और भारत की भूमिका। गुट निरपेक्षता आंदोलन कैसे चला, किस शब्द इसका किसने प्रयोग किया, इसमें किसका किसका योगदान है, ये सब आप भूमिका में पूरा बता दीजिएगा। कि गुट निरपेक्षता में जवाहरलाल नेहरू हैं, गुट निरपेक्षता में आपके घाना के हैं, उसके बाद गुट निरपेक्षता में आपके नासिर हैं, सुकार्डो हैं, हाँ, इन सब के बारे में बता दीजिएगा कि कैसे कैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा, इसमें भारत आंदोलन क्या क्या, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, ये सब भी आपको इसमें बताना पड़ेगा पूरा भारत के विशेष संदर्भ में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हो सकता है इसमें, विकसित और विकासशील देशों के मध्य प्रमुख विवादित मुद्दों की विवेचना कीजिए। ठीक है, मेजर इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। विकसित और विकासशील देशों, विकसित व विकासशील देशों के मध्य विवादित प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए, विवेचना कीजिए। विवादित प्रमुख मुद्दों पर टिप्पणी या प्रकाश डालिए, कुछ भी आ जाए। ठीक, और इसमें अगला क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट, आसियान और दक्षिण के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका। तो कभी कभी आसियान आता है, कभी दक्षिण से आता है, आप दोनों साथ पढ़ लीजिए। आसियान, ठीक है, और सार्क, इसको ऐसे देख सकते हैं, आसियान एंड सार्क, आसियान एंड सार्क देशों, सार्क के विशेष संदर्भ में, क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका, क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाए गए, दक्षिण पूर्वी एशियाई हों, चाहे ऐसे ही जो नाफ्टा है, साफ्टा है, बाफ्टा है, हाँ, उसके बाद बहुत सारे जो आजकल बनाए जा रहे हैं, G20 है, G5 है, तो इनका भी थोड़ा थोड़ा आपको लेख यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से आपको इसको बताना है कि क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हाँ, और विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और समकालीन क्षेत्रों पे और उन कंट्रीज़ में जो इसके सदस्य होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बता दीजिएगा। अगला आ जाइए यूनिट 4 में। यूनिट 4 में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सकता है वो है निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट क्या है और उसके लिए किए गए प्रमुख प्रयास। ठीक है, व्हाट इज डिसआर्मामेंट एंड द मेजर इफर्ट्स डन इन दैट एरिया। तो पहला हो जाएगा आपका निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण
क्या है और उसके लिए किए गए प्रमुख प्रयास का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वह है कि परमाणु प्रसार और विश्व शांति के खतरों पर निबंध किए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु प्रसार इसका मतलब जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है वो क्या होता है, परमाणु प्रसार तथा उसके खतरों पर, डेंजर्स खतरों पर लेख लिखिए। राइट a note on nuclear proliferation and the dangers caused by it। तो उसके द्वारा प्रमुख क्या समस्याएं, क्या खतरे विश्व के सामने उपस्थित हुए हैं या आ सकते हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। अगला आपका है कि राइट एन एसे ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक निबंध लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद टेररिज्म वाद पर टिप्पणी लिखिए या प्रकाश डालिए, कुछ भी आ सकता है। राइट नोट आ सकता है, थ्रो लाइट ऑन द इंटरनेशनल टेररिज्म आ सकता है, ठीक है। तो टेररिज्म क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या है, इससे कौन कौन सी घटनाएं हुई, हाँ, इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रयास किया जाना चाहिए, सब कुछ एक निबंध के रूप में आप इसमें दिखा सकते हैं। लास्ट यूनिट की चर्चा करेंगे फिर। इसमें पहला है कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं और हाल में या वर्तमान में इसमें जो प्रमुख परिवर्तन हुए उनके बारे में बताइए। कई बार क्वेश्चन पूछा है, मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड द चेंजेस मेड इन रिसेंट ईयर्स। तो आप कह सकते हैं भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं तथा वर्तमान, मतलब हाल में, वर्तमान समय में किए गए परिवर्तन इसमें कौन कौन से वर्तमान चेंजेस हुए आप यहाँ इसको बताइएगा। तो आप पंचशील से शुरू कर दीजिएगा, पर बता दीजिएगा पंचशील जो है बौद्ध धर्म से की संकल्पना है, वहाँ से लिया गया है। बौद्ध धर्म के अभिधर्म पिटक से लिया गया है, तो वहाँ बता दीजिए क्या क्या है, कैसे भारत वालों ने लागू किया। नेहरू जी से लेके आप बता सकते हैं वर्तमान में कैसे हुआ। इसी में आप लोग इस पॉलिसी दिखा दीजिए, बहुत सारे आपके पास स्कोप है इसमें दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज रिलेशन विथ पाकिस्तान। भारत और पाक संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए। भारत पाक संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या, आलोचनात्मक विवेचना, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन पाक एंड इंडिया, ठीक है। उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, थोड़ा सा इसको बताना है सकारात्मक तत्व क्या रहे हैं, नकारात्मक तत्व क्या रहे हैं। बैलेंस, उसमें जो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो क्या था, बैलेंस ऑफ पावर जो था वो कहाँ पे था, कौन से प्रमुख जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में बता दीजिए। उसके बाद संबंध कैसे बदले हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या नए बदलाव हुए हैं, तो वर्तमान तक आप जोड़ के बता दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आप इस पर एक और पढ़ लीजिएगा। शीत युद्ध के पश्चात भारत अमेरिका संबंधों का मूल्यांकन की, इवेल्युएट इंडो यूएस रिलेशंस आफ्टर कोल्ड वार। तो शीत युद्ध के पश्चात शीत युद्धोपरांत या शीत युद्ध के पश्चात भारत अमेरिकी संबंधों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक। ये आपका मेन आपके क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, प्रोबेबल हैं, तो आप इनको ज़्यादा फोकस कीजिए। और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा होगा पहले से, दैट्स आल्सो वेरी गुड, तो वहाँ भी एक दो क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं अपना। बट ये क्वेश्चन जो हैं
प्रोबेबली आ सकते हैं, आएंगे भी, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग इसको देखिए, फिर आगे हम लोग की चर्चा करेंगे।